आज तो भाई थक गया, मतलब इतना घूम घूम के सोच समझ के सब्जियां लेनी पड़ी। सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं। पहले आप ये लगा लो टमाटर 10, 20, 30 रुपए किलो आते थे, 100 रुपए किलो जा चुके। इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, रिटर्न इतनी जल्दी नहीं आता जितनी जल्दी ये रेट बढ़ जाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फॉर एग्जाम्पल सीजनल हो कि कुछ टाइम के लिए रेट बढ़े होंगे, बट फिर भी देखा जाए कि अगर इसको आप थोड़ा सा ब्रॉड एंगल में सोचो, है तो इन्फ्लेशन ही। तो इतना इन्फ्लेशन को टैकल करना थोड़ा मुश्किल है, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे इन्वेस्टमेंट्स उसको कवर कर भी पाएंगे आने वाले 10, 20, 30 सालों में। तो करना क्या है ऐसी सिचुएशन में कि वी बीट इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली देखिए, ये आपका नहीं, काफ़ी जगह सबका क्वेश्चन होता है कि क्या हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं क्या उसको इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। तो पहले ही जान लेते हैं इन्फ्लेशन एक ईजी टर्म में होता ही क्या है। महंगाई। जैसे आज किसी की कीमत 100 है, अगर अगले साल 6% पे महंगाई बढ़ती है तो अगले साल उसी चीज़ को बाय करने के लिए आपको 106 रुपये देने हैं। बिल्कुल सिंपल। अब इसका हमारे इन्वेस्टमेंट पे रोल कैसे है, क्योंकि दीमक कह दो इसको, जो आपके पोर्टफोलियो को ईट अप करेगी किसी ना किसी टाइम पे। तो आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को पिक करना है जहां आप ये समझ सको कि आपका पोर्टफोलियो का टैक्स आप दे भी देते हो तो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर। टैक्स भी तो है। क्योंकि एग्जांपल लिया जाए अगर बहुत आजकल मैंने देखा है कि बैंकर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, सेविंग्स प्लान को बहुत पिच करते हैं कि सर आप 5 लाख डालना चाहते हो, ये गारंटीड है, 15 साल तक के लिए आप ले लीजिए, आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, आपके बच्चे की एजुकेशन है वो सिक्योर हो जाएगा। एंड काफ़ी लोग ले लेते हैं क्योंकि या तो वो उनको ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि उनको समझ नहीं आता है, या सेकेंड वो बैंकर्स इतने फेवर कर देते हैं उन पे, वो कहते हैं एक हमारे लिए प्लान ले लीजिए। याद से नहीं है, तो हमारे पेरेंट्स के टाइम से चलता आ रहा है। हाँ। तो अब वो 6% पे ले लेते हैं। अब आरबीआई कोशिश तो यही रखता है कि इन्फ्लेशन को 4 to 6 के ब्रैकेट में ही रखे। बट अभी अगर हम सीपीआई इंडेक्स देखें तो उसके हिसाब से 7.79 है अप्रैल 2023 के हिसाब से। राइट, ऑब्वियसली ये सेम नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कम होगा। बट अगर मान लो यही ट्रेंड चलता है, ये 6% का भी ट्रेंड चलता है, तो 6% आप वहां से उठा रहे हो और 6% इन्फ्लेशन है, तो मतलब आज का 1 लाख रुपए आपका तब का भी 1 लाख रुपए ही रहा। ब्रेक इवन, आपने गेन कुछ नहीं करा। इस पॉइंट को काफी लोग नहीं समझ पाते। सेकंड, बैंक एफडीज, वो तो सही है, बैंक एफडीज तो अच्छा रिटर्न देती है और इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता रहता है। बट अगेन आप पर्पस जानिए। अब एग्जांपल से कोरिलेट करते हैं, काफी लोग ये कहते हैं कि जैसे भाई मैं 30 का हूँ, अगर मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में तो 70% मैं तो रखूंगा इक्विटी में, 30 रखूंगा मैं डेट में। थंब रूल यही रखते हैं मोस्टली लोग। ठीक है, बट आप हमेशा ये जानिए कि आपको उस गोल तक रीच करने के लिए पहले तो आप सबसे इंपॉर्टेंट अपनी टाइमलाइन देखिए, मतलब कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो। अगर 15 साल है तो कहीं ना कहीं रिस्क आपकी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। ये तो आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, आज तक का प्रूवन रिकॉर्ड है। छोटी मोटे टाइम में फ्लक्चुएशंस रहती हैं, लॉन्ग टर्म में वो हर चीज करेक्ट होती है। तो ठीक है, अगर आप 15 साल है तो वही आप कहोगे कि चलो 15 साल के लिए अगर मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ तो 100 रुपये में से 70 मैं इक्विटी में डालूंगा, 30 में कुछ एफडीज में डाल दूंगा, कुछ डेट बाय और कर लूंगा, या फिर मैं गोल्ड बाय कर लूंगा। बट अगेन आप जानिए वो 30% आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, तो आपके 70% पोर्टफोलियो पे बर्डन है कि वो आपको इन्फ्लेशन बीट करके रिटर्न दे। तो कोशिश करिए हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लानर से ऐसे प्लानिंग करिए कि आपको अपना रिस्क पहले बात पता हो, सेकंड और कितना टाइम बचा है आपके इन्वेस्टमेंट्स को उसके हिसाब से ऑप्ट करिए। अब कमिंग बैक कि आपने कहा एफडीज हमें इंटरेस्ट देती हैं वगैरह, अगर आप उसको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल लेके चल रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिजिबल नहीं है। अगर आप लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, एवरेज मेरे ख्याल से एफडी ने शायद 6% रिटर्न दिया होगा, मैं पोस्ट टैक्स भी 6% कह दूं अगर, तो इन्फ्लेशन 6 पे है। अगेन आपने कुछ नहीं कमाया। कई लोग सेविंग्स में रखना पसंद करते हैं, सेविंग्स अकाउंट में, उसमें तो उससे भी कम। मेरे ख्याल से मेरा बैंक मेरे को 295 दे रहा है, 3% के आसपास ही दे रहा है। हाँ, इन्फ्लेशन 6 है, मतलब दुगनी तेजी से खाया जा रहा है। हाँ, और बैंक तो अच्छा बना रहा है बट आपको कुछ नहीं बनाने दे रहा। उसके बाद आप गोल्ड प्राइस उठा लीजिए, मेरे ख्याल से शायद 30,000 के आसपास था 2013 में। अच्छा, 10 साल पहले। हाँ बिल्कुल, आज 60 है, डबल। हाँ, मे बी अगर 10 साल में चीज डबल हो रही है 7-8% का रिटर्न होगा। इसके बीच में इन्फ्लेशन आप देखोगे अगेन 6 है, टैक्स भी पे करोगे। मैं यहाँ पे एसजीबीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपने एक जनरल गोल्ड लिया या कुछ भी लिया, अगर आपको उस पर कुछ टैक्स पे करना पड़ता है तो वो 2% जो आपका गैप आ रहा है वो भी खत्म हो गया। या मान लीजिए अगर आपका टैक्स नहीं भी लग रहा तो आपने 10 साल दिए सिर्फ 2% कमाने के लिए। बिल्कुल। तो
अब आपको इन्वेस्टमेंट ऐसी ऑप्ट करनी है जो आपके लॉन्ग टर्म में टैक्स देने के बाद भी इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट कर सके। किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर हम? अगेन पहले आप अपना टेन्योर नापिए कि लंबा टाइम है, मेरे पास 10 साल पड़े हैं, 5 साल पड़ा है, या 15 या 20 है। आप इक्विटीज को उठा के देखिए, आप निफ्टी 50 देख लीजिए, उसका 10 साल का रिटर्न अगर आप देखते हो तो 11.5 के आसपास है। मैं कहता हूँ आप उस पर 10% का भी टैक्स मान लीजिए तो भी आपने 10 के आसपास तो कमाया। तो आप इन्फ्लेशन को 4% से बीट कर रहे हो टैक्स देने के बाद भी। तो एटलीस्ट आपने कुछ कमाया है, अच्छा आपने गेन करा है। तो जो हमने 70% अपना रखा हुआ है इक्विटी का परसेंटेज, उसको थोड़ा बढ़ा दें। हाँ, अगर आपका टेन्योर बड़ा है, गोल तक पहुंचना है, तो आप बढ़ा सकते हैं इक्विटी एलोकेशन। 80-85 कर लें। वो देखो अगेन डिपेंड करेगा आपके इंडिविजुअल नीड्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने ये भी जज करना है कि अगर मेरे एक्सपेंसेस आज महीने के 50,000 है तो आपको 6 टाइम्स मिनिमम उसका भी पैसा रखना है अपने पास, 3 लाख। आप ऑब्वियसली उसको डिप्लॉय कहाँ करोगे? किसी सेफर साइड पे, मे बी लिक्विड फंड्स, मे बी एफडीज, राइट? बिल्कुल। अब ईपीएफ, आप जॉब कर रहे हो, ईपीएफ तो जाता ही होगा, वो भी एक डेट कंपोजिशन ही तो हुआ। काफी लोग एनपीएस करते हैं, वो भी डेट में आता है, मतलब डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन है। तो आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो को रीड आउट करना है कि अगर आपका जितना मनी डिप्लॉयड है तो कितना आपका इक्विटी में, कितना डेट में, और आपको कितना रिक्वायर्ड अभी आगे बढ़ने के लिए। ये एनालिसिस आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जब लॉन्ग टर्म पिक्चर देखोगे, जैसे मैंने कई केसेस देखे हैं, कई पोर्टफोलियोज में दे आर लाइक 31, 32, 50% वो इक्विटी में डाल रहे हैं, 50 डेट में डाल रहे हैं, दे इवन डोंट नो। वो कहते हैं हम तो 70-80% कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता उनका ईपीएफ भी जा रहा है। उनको ही नहीं पता, वो कहते हैं कि हमने, कईयों ने सुकन्या पीपीएफ वगैरह, जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, पीपीएफ, सुकन्या, ये सब कर रखा है। उनको लगता है कि उनको वो गिनते ही नहीं है डेट में। अच्छा। नहीं, इन्वेस्टमेंट तो है ही आपकी, वो एक डेट का पार्ट बनता जा रहा है। तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। पीपीएफ का भी आप रिटर्न देखो, 7.1 है, 6% इन्फ्लेशन, तो आपने 15 साल दिए सिर्फ 1.1 कमाने के लिए। हाँ, लॉक इन हो जाता है उसमें, कोई कुछ नहीं है। आप किसान विकास पत्र ले लो, आई गेस 113 महीने का उसमें लॉक इन रहता है, पहले 2.5 साल का रहता है। अच्छा। और फिर 113 महीने के बाद उसकी मैच्योरिटी है। ओके। उसमें शायद 7.6 के आसपास का 7.5 रिटर्न है। इन्फ्लेशन अगेन आपकी 6 है। 1.5% के लिए आप 10 साल दे रहे हो। तो जब आपके पास टेन्योर है तो आप उसमें थोड़ा सा रिस्क लेके इन्फ्लेशन को अच्छे लेवल पे बीट करो। अदरवाइज जैसे अभी आपने सब्जी का बताया, टमाटर का, तो फिर आज आप अगर 1 किलो खा पा रहे तब भी 1 किलो ही ले पाओगे, शायद वो भी नहीं। बिल्कुल। तो वही कह रहा हूँ कि आप अपनी नीड्स और अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए आप रिस्क ले सकते हो, तो थोड़ा सा परसेंटेज इक्विटी की तरफ बढ़ा, इक्विटी में बढ़ा सकते हो। उसके अंदर आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत मार्केट है आज के डेट में इक्विटीज में। आपके पास ETFs है, आपके पास इंडेक्स फंड्स, अगर आप रिस्क नहीं, मतलब थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो, आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, उसी का सब पार्ट हो गया ETF एंड इंडेक्स फंड्स। आपके पास डायरेक्ट इक्विटीज है, स्टॉक्स हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ क्वालिटी स्टॉक्स पिक कर सकते हो, आप वो कर सकते हैं। देन फिर एक बिग टिकट साइजेस के लिए आपके पास PMS आते हैं। अच्छा। आपके पास AIFs आते हैं, वो अगर आपकी टिकट साइज बिग हो, अभी हम उस पर नहीं जा सकते। कितना लगभग होता है उनका? PMS के लिए आपको 50 लाख मिनिमम। ठीक, बात खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इसीलिए आप जो, मतलब हमारे जैसे मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स हैं, एक अच्छा ऑप्शन होता है कि म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करिए। स्लोली एंड स्टेडली अगर आपको लगता है डायरेक्ट स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स करिए। या फिर आपका वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएटेड है, तब आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। US मार्केट, आई एम नॉट ओनली सेइंग US, आप ग्लोबल मार्केट्स को भी देख सकते हो। अच्छा। आपको एडवांटेज, अगर मैं US का देके चलो, तो अगर आप बाहर की मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे कि आज की डेट में आपको इसमें एडवांटेज, एक तो रुपी डॉलर एप्रिसिएशन का मिलेगा, प्लस अगर आपने वहाँ का मार्केट बढ़ता है तो आपको एक वो भी पैसा एडवांटेज है। वो तो है बिल्कुल, राइट। हाँ, अभी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अभी गवर्नमेंट ने TCS की डेट को एक्सटेंड करा है अक्टूबर तक। देखते हैं वो कैसा होता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं बीच में, डॉलर रुपी रेट होता है, बट अगर ओवरऑल आप देखोगे तो स्टिल आप एक डिसेंट रिटर्न्स बना सकते हो। तो कंसीडर करें इन पोर्शंस को पहले, और उसके अकॉर्डिंगली, एंड ये आपको अपने सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानर से ही ये सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो जाना आपने कि आप कैसे थोड़ा सा बस अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझ के थोड़ा से चेंजेस करके अपने पोर्टफोलियो में इन्फ्लेशन को अच्छी तरह से बीट कर पाएंगे। उसके साथ साथ चलेंगे तो आपको कोई गेन नहीं होगा।
तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।